ये आज का फिज़िकल का जो क्वेश्चंस है उसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग प्लीज़ यहाँ पर रुक के मेरी एक बात सुन लीजिए। 1 मिनट मेरी एक बात सुन लीजिए। अगर आप यहाँ पे आए हैं जस्ट सिर्फ ये क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए कि ये क्वेश्चन ये आंसर ये क्वेश्चन आंसर, तो प्लीज़ ऐसे मत करिए। 1 मिनट ध्यान से सुन लीजिए। हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हम करेंगे और जिस तरह से हम बोलते जाएंगे आप लोगों को करने के लिए, आप लोगों को बिल्कुल वैसे करना। आप अभी क्या करिए, अपना बुक लेकर बैठ जाइए, ठीक है। अपना बुक लेकर बैठिए, जो बच्चा जो भी नोट्स वोट्स जो भी उसके पास है वो सब लेकर बैठ जाओ, ठीक है। अभी वीडियो पॉज करो, वो सारी चीज़ें पहले ले आओ, पेंसिल ले लो, पेन ले लो, कॉपी ले लो हाथ में, और अब यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करो, ठीक है। अब देखो जो जो हम बोलेंगे उसको अच्छे से सुनना समझना। देखो जैसे पहला क्वेश्चन है कैसे करना है वो, और हाँ वीडियो की स्टार्ट करने से एक और बात ये कह दे कि जो 2017 से 20 का पेपर है उसको ज़रूर सॉल्व करना है, और हाँ उसको कैसे सॉल्व करना है वो भी यहाँ पे हम डिस्कस अभी कर रहे हैं। मतलब जिस तरह से अभी हम अपना यहाँ पे डिस्कशन करेंगे उसी तरह से आपको 2017 का 20 का पेपर भी करना है। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए 2017 और 20 का पेपर उस तरह से नहीं सॉल्व करोगे जिस तरह से हम यहाँ पर अभी कर रहे हैं, तो भी थोड़ी देर के लिए ठीक है। वो पहले 17 से 20 के क्वेश्चंस को लगा लो, उसके बाद अब यहाँ पे एक बात सुनो अच्छे से कैसे करना है। चलो रेडी करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कॉपी पेन बुक आप लोग सब लेकर रख लिए होंगे, ठीक है। और चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है कि जो यूवी रेज है, यूवी रेज एब्जॉर्बिंग पूछ रहा है कि एटमॉस्फेयर के कौन सा ऐसा लेयर है जहाँ पे यूवी रेज को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्व किया, सबसे ज़्यादा क्या मतलब जहाँ पे यूवी रेज आकर एब्जॉर्व होता है। तो सबसे पहली बात ये स्ट्रेटोस्फेयर में आपको पता है कि ओजोन गैस का एक लेयर मिलता है जहाँ पे ओजोनोस्फेयर बनता है। ओजोनोस्फेयर के जो ओजोन गैस है वो क्या करते हैं, यूवी रेज को एब्जॉर्व करते हैं। तो इसका आंसर सिंपल हो गया। लेकिन देखो ऐसे ही इस एक क्वेश्चन का आंसर याद करके आगे बढ़ गए तो ख़त्म। अब सुनो कैसे करना है। आपको हम पहले बता दें ये फिज़िकल साइंस का चैप्टर 1A का पार्ट है, क्योंकि फिज़िकल साइंस का चैप्टर 1 2 पार्ट में है। ये फिज़िकल साइंस का पहला चैप्टर का पहला पार्ट में, वहाँ पर एटमॉस्फेयर के जो 4-5 लेयर्स हैं उन लेयर्स को, अब आप कहेंगे सर 4-5 लेयर नहीं है उसमें तो और भी लेयर्स है, नहीं उसमें एक्सोस्फेयर भी आयनोस्फेयर हम सब समझ रहे हैं। अब आप समझ वो डिवाइड हो जाता है। कोई बुक थर्मोस्फेयर आपका कोई बुक जो है थर्मोस्फेयर के अंदर ही एक्सोस्फेयर को दिखाता है, वो अलग मैटर है। चलो आप अपने अपने बुक में जाओ। अभी सारे जो लेयर्स है एटमॉस्फेयर के, चाहे वो ट्रोपोस्फेयर हो, चाहे वो स्ट्रेटोस हो, मेसोस हो, थर्मोस हो, आयनोस्फेयर हो, एक्सोस्फेयर हो, सारे लेयर को लेकर जो भी बातें हैं वो सिलेबस में उसको पढ़ डालो। अब दूसरे क्वेश्चन में आओ, ठीक है। चैप्टर का नाम भी हम बता देंगे। देखो यहाँ पे बोल रहा है 303 केल्विन को सेंटीग्रेड स्केल में चेंज करना। हमको आपको सिंपल से एक टेक्निक सिखा दें। केल्विन से डिग्री सेल्सियस को बनाने का तरीका है 273 से घटा देना। जो भी केल्विन का वैल्यू दिया हुआ है उसमें 273 सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका डिग्री सेल्सियस आ जाता है। और अगर डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो केल्विन में जाने के लिए 273 ऐड किया जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो है 1.3 ये दरअसल तुम्हारा चैप्टर 2 जो है फिजिकल साइंस का बिहेवियर ऑफ गैसेस, वहाँ पर ये टॉपिक तुमको मिलता है कि जो वेपर डेंसिटी होता है और वो जो मॉलिक्यूलर वेट या चाहे मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हो, चाहे मॉलिक्यूलर मास या जो मॉलिक्यूलर वेट है और जो वेपर डेंसिटी उसका आपस में जो रिलेशन है वो होता है मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। तो इसका पहला रिलेशन सही है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चन है थर्मल कंडक्टिविटी बोल रहा है के और थर्मल रेजिस्टिविटी क्या होना चाहिए। तो थर्मल से रेजिस्टिविटी रेसिप्रोकल होता है, यानी थर्मल रेजिस्टिविटी उल्टा होता है थर्मल कंडक्टिविटी का। अब हम आपको एक बात यहाँ पे बता दें, आपको क्या करना है, यहाँ पे वीडियो को पॉज करना है, फिजिकल साइंस के चैप्टर नंबर 4 में जाना है और चैप्टर नंबर 4 में जाकर एकदम लास्ट में थर्मल कंडक्टिविटी और थर्मल रेजिस्टिविटी का डेफिनेशंस, उनके यूनिट्स, उनके आपस में रिलेशन के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं, उसको आपको कंप्लीट करना है वहाँ पे जाकर, ठीक है। और एक और बात, ये जो वीडियो जो बच्चे देख रहे हैं यहाँ पर आकर, जो भी बच्चे ये वीडियो रुक कर देख रहे हैं उन्हें पता भी नहीं कि उनका पूरा का पूरा फिजिकल साइंस कंप्लीट होगा अगर वो मेरी पूरी की पूरी बात सुन ले। क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग आप लोगों को चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे। यहाँ पे देखना, मतलब आप लोग खुद से ही चैप्टर अभी पढ़ोगे जाके, लेकिन क्वेश्चन वाइज जाके पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, मज़ा भी आएगा। वैसे बुक लेकर बैठ जाओगे, पहले चैप्टर पढ़ते रहोगे, फिर दूसरा चैप्टर, फिर तीसरा, ऐसे क्या होगा बार बार मिक्स कर करके नए नए क्वेश्चंस आते जाएगा। हर चैप्टर तुम्हारे माइंड में दौड़ता चला जाएगा और हम टॉपिक भी बताते चले जाएंगे कौन टॉपिक पढ़ना है, और हम चैप्टर भी बताते चले जाएंगे कौन सा चैप्टर पढ़ना है। अभी बहुत लंबा चलेगा वीडियो, प्लीज़ वीडियो में बने रहना। जहाँ पे हम कहें कि पॉज करो और जाके पढ़ो तो प्लीज़ पॉज करके वहाँ पे जाके पढ़ो, पढ़ के फिर वापस आओ वीडियो को, फिर आगे बढ़ाओ, ठीक है। चलो तो आगे करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है 4 का।
5 इफ़ द अच्छा देखो ये ना एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस है, ठीक है। असल में ये हमको कुछ बुक में ना ये वाला पार्ट दिया भी है, 1/u + 1/v = 1/f करके एक है, 1/u + 1/v = 1/f। कुछ बुक में ये रखा है, कुछ बुक में ये नहीं रखा। उसी का फार्मूला लगा के यहाँ पे हम निकाले थे तो आंसर 15 आया था, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट अभी हम रोकते हैं। न्यूमेरिकल वाला पार्ट अब कोशिश करेंगे 10 बजे तक या 11 बजे तक आप लोग कुछ क्वेश्चंस करा दे। अभी सारा थ्योरेटिकल पार्ट करते चले जाते हैं। देखो बोल रहा है कौन सा कलर है, और हाँ वो दरअसल 5 का मिलेगा आपको लाइट वाले चैप्टर में, ठीक है। लाइट वाले चैप्टर में जाना, एक बार कन्वेक्स लेंस यहाँ पे देख लेना। कन्वेक्स लेंस है तो कन्वेक्स लेंस के बारे में जो छोटे छोटे डेफिनेशंस है वो सारे पढ़ लेना, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ कि पूछ रहा है कि विच कलर लाइट हैज़ लीस्ट डिफ्लेक्शन। बोल रहा है कौन सा कलर का जो लाइट होता है वो सबसे कम डिफ्लेक्ट करता है, सबसे कम मुड़ता है। तो जब तुम लोग विवग्योर पढ़े होगे कि प्रिज्म से जब वाइट लाइट गुजरता है तो उसमें तुम लोग पढ़े हो कि 7 कलर ऑफ लाइट में टूट जाता है, अलग अलग हो जाता है 7 कलर। तो जो उसमें सबसे कम मुड़ते हुए दिखता है वो होता है रेड, सबसे ज़्यादा वायलेट। अब क्या करना है, यहीं पे वीडियो को पॉज करना है। फिजिकल साइंस के लाइट चैप्टर में जो डिस्पर्सन ऑफ लाइट वाला पार्ट है वहाँ पे जाके डिस्पर्सन ऑफ लाइट को पढ़ना है, ठीक है। ज़रूर से उसको कर लेना। डिस्पर्सन ऑफ लाइट जब आप करोगे तो प्रिज्म वाला पार्ट करोगे, ठीक है। और जब प्रिज्म वाला पार्ट करोगे तो प्रिज्म से रिलेटेड ना एक प्रूफ आता है, ठीक है। वो प्रूफ जो आएगा वो कर लेना। वो I1 + I2 - एंगल ऑफ ए, वो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का देखना एक बड़ा सा प्रूफ आता है, तो मेहरबानी करके उसको कर लेना, ठीक। यहाँ पे तुम लोगों को बता दे जो 7 का है ये वो पावर, वोल्टेज, रेजिस्टेंस। पावर P है, वोल्टेज को ये लोग V बोल रहा है, रेजिस्टेंस को ये लोग R बोल रहा है। तो बोल रहे हैं इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा। तो C वाला रिलेशन करेक्ट है पावर में, और वोल्टेज और रेजिस्टेंस में ये वाला आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में मिल जाएगा। आपको क्या करना है, एक बार पावर, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लेना है करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में जाकर। पावर का डेफिनेशन हो गया, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, ठीक है। इनका रिलेशन तो यहाँ दिया ही हुआ है। बोल रहा है डायनामो जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल। ये जो डायनामो या जनरेटर है कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। जाइए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को लेके जो लॉज या जो भी डेफिनेशन है वो सारे पढ़ लीजिए। पूछ रहा है कि विच रे हैज़ हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर। सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसका है, तो देखिए गामा का सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर है। आपको बता दें ये चैप्टर नंबर 7 फिजिकल साइंस एटॉमिक न्यूक्लियस वाले चैप्टर में आपको मिलेगा। और एक और या तो ये अभी आपको करना ये है कि आपको सिर्फ यहाँ पर ये नहीं देखना है कि किसका सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर है, आपको ये भी देखना है पेनिट्रेटिंग पावर के अलावा और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है एटॉमिक न्यूक्लियस वाले चैप्टर में। तो अल्फ़ा, अब जब जाइएगा चैप्टर 7 में तो आपको पहले और दूसरे पेज में ही अल्फ़ा, बीटा, गामा रे से रिलेटेड जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है, जैसे वेलोसिटी हो गया, मास हो गया, चार्ज हो गया, आयनाइजिंग पावर हो गया, ठीक है, पेनिट्रेटिंग पावर हो गया, वो सब अल्फ़ा, बीटा, गामा रे के बारे में आपको पढ़ लेना है। उनके जो सीक्वेंस है कि सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे कम किसका है, उनको असेंडिंग ऑर्डर में सजाओ, डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाओ। तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर वाला सारा एक बार अच्छे से कर लेना कि सबसे ज़्यादा किसका है, फिर उससे कम किसका है, फिर उससे कम किसका है, या सबसे कम किसका है, उससे ज़्यादा किसका है, उसके ज़्यादा किसका है। तो ये सीक्वेंस में ग्रेटर देन, लेस देन करके कर लेना। बोल रहा है नंबर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट ऑफ 4th पीरियड, ठीक है। आपको पहले बता दें जो सीधे सीधे लाइन बनते हैं उसको पीरियड बोलते हैं। पीरियडिक टेबल, ये दरअसल पीरियडिक टेबल का पार्ट है, हम आपको यहाँ पे एक बार दिखा देते हैं। पीरियडिक टेबल में ये जो ऐसे ऐसे लाइंस बनते हैं ये आपके होते हैं पीरियड, और जो ऐसे ऐसे वाले लाइंस होते हैं ये आपके होते हैं ग्रुप। तो 7 और 18 होते हैं, आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो ये लोग क्वेश्चन में पूछा था कि 4th पीरियड, यानी ये मान लो पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो चौथा पीरियड में आने वाले ट्रांजिशन एलिमेंट कितने होते हैं, तो वो दरअसल 10 होते हैं, ठीक है। आप क्या करिएगा, एक बार जाकर पीरियडिक टेबल के जो लिस्ट है उसमें जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, अल्कली मेटल्स है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, उन सब को देख लीजिएगा कितने कितने नंबर्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल है, कितने नंबर ऑफ अल्कली मेटल्स है, ये एक बार अच्छे से पीरियडिक टेबल में जाकर देख लीजिएगा। जब आप पीरियडिक टेबल में जाइएगा तो एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि पीरियडिक टेबल में बहुत सारे लॉज वगैरह हैं, उन लॉज को पढ़ लीजिएगा। पीरियडिक टेबल में एक चीज़, जब लास्ट में जाइएगा ना तो वहाँ पर पूछता है कि कोई 2-3 एलिमेंट्स का आयोनाइजिंग पावर पूछ लिया कि किसका आयोनाइजिंग पावर ज़्यादा है, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है या किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाओ। तो वो बहुत इजी होता है कि लिखा रहेगा कि जब हम पीरियड के लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो घटेगा, क्या चीज़ घटेगा, क्या चीज़ बढ़ेगा।
अगर हम लोग ग्रुप के ऊपर से नीचे आए तो एलिमेंट्स की क्या चीज़, कौन सी प्रॉपर्टी घटने लगती है, कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ने लगती है, ठीक है। तो वो सारा जो है ना वो लास्ट में आपको मिलेगा। पीरियडिक टेबल आपका 8.1 में है, उसके जब आप लास्ट में जाइएगा तो लास्ट में वो वाली टॉपिक ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। तो बोल रहा है इनमें से कौन सा कोवैलेंट कंपाउंड है, तो फिजिकल साइंस का चैप्टर 8.2 में आपको कोवैलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड यानी कि आयोनिक कंपाउंड के बारे में आपको पढ़ लेना है। आयोनिक कंपाउंड से रिलेटेड जो बातें हैं, कौन कौन से एलिमेंट आयोनिक कंपाउंड कौन कौन सा मतलब जो केमिकल से वो कौन आयोनिक कंपाउंड है, कौन कोवैलेंट कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड में देखना, जो आयोनिक कंपाउंड में वो होता है कि दरअसल तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाता है, एक से दूसरी तरफ पूरा चला जाता है। लेकिन जो कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। तो वो टॉपिक पढ़ लेना कि किस तरह से कौन इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर करता है, आयोनिक कंपाउंड में कौन किसके साथ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, किसका ऑक्टेट किसके साथ कंप्लीट होता है। तो ये वाला पार्ट जाके ज़रूर से ज़रूर करेगा, जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ होगा, जो तुम्हारे सिलेबस में होगा। अब यहाँ पे बोल रहा है विच वन इज़ एन ए वीक इन ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोलाइट। तो हम आपको बता दें, देखो पूछ रहे इलेक्ट्रोलाइट तो हमें फिजिकल साइंस के चैप्टर 8.3 में मिलेगा। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर मेरा इलेक्ट्रोलाइट्स तो हमको लग रहा है कि कौन इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। देखो सिंपल सी बता दें, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में भी जब जाओगे, यहाँ पे ये कह रहा है कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, इनमें से ये नहीं पूछा है, बोल रहा है कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, वो भी वीक है और वो भी इनऑर्गेनिक है। तो ये होगा कार्बोनिक एसिड। ये जो H2CO3 जो है ना, ये इसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड। तो एक बार इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आप जाइएगा फिजिकल साइंस के चैप्टर 8.3 में, वहाँ पे आप देख लीजिएगा आपके सिलेबस में कौन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स है और किन किस का इलेक्ट्रोलाइसिस का सिलेबस में दिया हुआ है। कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, कैथोड पे कौन जा रहा है, एनोड पे कौन जा रहा है, कैथोड पे क्या लगा हुआ है, एनोड पे क्या लगा हुआ है, किसी किसी के इलेक्ट्रोलाइसिस में नाम याद रखना पड़ता है, ठीक है। जाइएगा फिजिकल साइंस का 8.3 वाला चैप्टर वो अच्छे से देख लीजिएगा। बोल रहा है किप्स एपरेचर्स, ये फिजिकल साइंस का 8.4 वाला चैप्टर है। तो किप्स एपरेचर्स का यूज़ किया जाता है जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो इसके अलावा उसमें सिर्फ हाइड्रोजन सल्फाइड ही नहीं है। अगर आप देखिएगा तो जब आप फिजिकल साइंस के वो 8.4 में जाइएगा तो सिर्फ हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं होगा, और भी बहुत सारे गैसेस होंगे। तो उन भी गैसेस को एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा कि जो जैसे कि अमोनिया हो गया, ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, तो वो तमाम गैसेस का प्रिपरेशन हो गया। जैसे कि खुद ये हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, ठीक है, आपका HCl हो गया, आपका यूरिया हो गया, ये सारे के कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। उनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, देखिएगा ये इस 8.4 वाले चैप्टर में दिया हुआ रहेगा कि अमोनिया इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है कि ये बनेगा तो किसके साथ रिएक्ट किया होगा, मतलब ये जो बन रहा है ये किन दो चीज़ के मिलने से बना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं रिएक्शन से रिलेटेड, ठीक है। तो जब आप फिजिकल साइंस के 8.4 वाले चैप्टर में जाइएगा तो देखिएगा हर गैस से रिलेटेड वहाँ पर दिया हुआ होगा कि ये गैस का फिजिकल प्रॉपर्टी ये है, केमिकल प्रॉपर्टी ये। केमिकल प्रॉपर्टी में देखिएगा दिया हुआ रहेगा कि कौन कौन केमिकल किस किस केमिकल के साथ, मतलब जैसे आप हाइड्रोजन सल्फाइड वाले पार्ट में गए तो हाइड्रोजन सल्फाइड किस किस से मिलकर क्या क्या बना रहा है, वो सारा ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब आइए बोल रहा है सोडियम इज एक्सट्रैक्टेड बाई। तो देखिए सोडियम को इलेक्ट्रो रिडक्शन प्रोसेस के ज़रिए एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये दरअसल आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से रिलेटेड वाला पार्ट है। ये आपका फिजिकल साइंस के 8.5 में मिलेगा। वहाँ पे थर्मिट प्रोसेस के बारे में भी आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, आपके 8.5 में मिलेगा थर्मिट प्रोसेस। बोल रहा है कि कौन जो है इसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो देखिए हाइड्रोकार्बन्स दो सैचुरेटेड होते हैं और एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जो है वो जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, अनसैचुरेटेड वो जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। और सैचुरेटेड का फार्मूला होता है, अनसैचुरेटेड का भी अपना फार्मूला होता है। सैचुरेटेड में अल्केन आते हैं, अनसैचुरेटेड में अल्कीन और अल्काइन आते हैं। तो यहाँ पर जो C3H6 है ये दरअसल CnH2n वाला फार्मूला है, और CnH2n वाला जो फार्मूला होता है वो दरअसल डबल बॉन्ड में फॉलो किया जाता है, और डबल बॉन्ड आपका अनसैचुरेटेड में आता है। तो जाहिर सी बात है ये सैचुरेटेड नहीं है। ये बाकी जो है देखिएगा, बाकी जो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है, ये देखिए इस फार्मूले को फॉलो कर रहा है CnH2n+2।
यानी n का नंबर आप कुछ भी बैठाइएगा, n का जगह अगर आप 1 बैठाइएगा तो देखिएगा आपको पहला वाला मिल जाएगा ऑप्शन ए। तो एक बार जाकर उसको देख लीजिएगा लास्ट वाले चैप्टर में, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है कि मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, बायोगैस का मेन कंपोनेंट क्या होता है। तो बायोगैस में ये असल में आपको बता दें, बायोगैस में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड ये सभी मौजूद होते हैं, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में बायोगैस मीथेन गैस होता है, ठीक है, जो CH4 है। फिर से वही क्वेश्चन है, ऊपर में भी ऐसा ही कहा था, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में लाना है, तो 273 ऐड कर दीजिए, हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल से रिलेटेड हम बनाए हैं दरअसल, लेकिन अभी इसको बताने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा यहाँ पर। बोलो थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट क्या है, तो थर्मल कंडक्टिविटी आपको फिजिकल साइंस का चैप्टर 4 में मिलेगा। वहीं पर ही जो हम थर्मल रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी को उस वक्त हम डिस्कस किए थे, वहाँ पे इसका यूनिट है वाट पर, यहाँ पे जो वाट पर मीटर पर केल्विन है, ये एक बार आप देख लीजिएगा। बोल रहा है विच वन इज़ यूज्ड इन हेडलाइट ऑफ मोटर कार, मोटर कार के हेडलाइट में कौन सा यूज़ किया जाता है मिरर, तो कनकेव मिरर यूज़ किया जाता है। अब आप क्या करिएगा, लाइट चैप्टर में जब जाइएगा, अभी क्या करिएगा, लाइट चैप्टर में जाइएगा। लाइट चैप्टर में जाकर आप एक बार कनकेव मिरर के जितने भी यूजेस हैं उन सारे यूजेस को देख लीजिएगा। कन्वेक्स मिरर को लेकर जितनी यूजेस है उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, करना है आपको ये सारी चीज़ें करना है। और हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप लाइट चैप्टर में जाइएगा तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर से रिलेटेड जो डेफिनेशंस दिया वहाँ पे, कनकेव मिरर्स या कन्वेक्स मिरर कोई लिए भी, पोल हो गया आपका, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, अपर्चर हो गया, प्रिंसिपल फोकस हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो सारा एक बार देख लीजिएगा। अब बोल रहा है कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट या रिफ्लेक्टेड व्हेन रिफ्लेक्शन ऑकर थ्रू अ ग्लास स्लैब। याद रखिएगा, जब ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, ग्लास स्लैब से जब रिफ्रैक्शन होता है तो जो पढ़ने वाला रे और जब लास्ट में वो रिफ्रैक्ट होता है तो वो क्या होता है, वो दरअसल पैरेलल निकलता हुआ दिखता है, ठीक है। तो जब दो लाइन पैरेलल हो तो वो 0 डिग्री होता है। और जब जाइएगा तो वहाँ पे एक लैटरल शिफ्ट बोल के एक पार्ट होता है, यानी लाइट वाले चैप्टर में जब आप ग्लास स्लैब करके एक पार्ट जाइएगा तो उस ग्लास स्लैब में ये वाला चीज़ दिया हुआ होगा। फिर से आ गया कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो ये दरअसल कंडक्टिविटी वाला जो है, ये वो थर्मल कंडक्टिविटी वो दरअसल चैप्टर 4 का था, ये इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर का है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में बता दें कि ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी होता है पर ओम पर मीटर। पर ओम जो हम बोलते हैं उसके लिए देखिए वहाँ पे पावर -1 लगा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, और मीटर के लिए भी देखना पावर -1 लगा हुआ है। अगर यही ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी पूछ लेता तो आंसर होता ओम मीटर, पर ओम पर मीटर नहीं, ओम मीटर। कंडक्टिविटी का उल्टा है रेजिस्टिविटी, यानी एक दूसरे का दोनों उल्टा है, तो इसलिए यूनिट भी एक दूसरे का उल्टा है, ठीक है। बार्लोस वेल किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, दरअसल ये फिल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल से के पे वर्क करते हैं। एक बार जाइएगा इलेक्ट्रिसिटी से वाले चैप्टर में और फिल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल देख लीजिएगा, और बार्लोस वेल का प्रिंसिपल भी। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, पेनिट्रेटिंग पावर पूछा है। तो पेनिट्रेटिंग पावर हम आपको सबसे पहले बता दें, पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा गामा का होता है, गामा का जो है गामा का होता है, उससे कम बीटा का, उससे कम अल्फा का। तो सही सीक्वेंस ऑप्शन भी है। आप जाइएगा पेनिट्रेटिंग पावर, उस वक्त भी हम बता दिए, सारा तरह का पावर आपको देख लेना है। इस चैप्टर में आप याद रखिएगा, आपको न्यूक्लियर फ्यूज़न के बारे में भी पढ़ लेना है और न्यूक्लियर फिजन के बारे में भी पढ़ लेना है, दोनों के रिएक्शंस को पढ़ लेना है, और रेडियो एक्टिविटी का जो दरअसल यूज़ है उसको भी पढ़ लेना है। ये याद रखिएगा, किसी से अगर अल्फ़ा रे निकलता है तो उसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर में क्या चेंजेस आता है। बीटा किसी से निकलता है तो एटॉमिक, देखिए अल्फ़ा रे जब किसी से निकलता है तो उसका मास नंबर में 4 माइनस हो जाता है और एटॉमिक नंबर 2 घट जाता है। बीटा जब किसी से निकलता है तो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है, मास नंबर में कोई चेंजिंग नहीं आता है। गामा किसी से निकलता है तो कोई चेंज नहीं होता है उसमें। देखिए ये थर्ड पीरियड में जो चाइल्कुरियन है, वो थर्ड पीरियड में कौन है, वो दरअसल सल्फर होता है, ठीक है। ये दरअसल पीरियडिक टेबल 8.1 का पार्ट है। कोवैलेंट डबल बॉन्ड प्रेजेंट किस में होता है, देखिए पानी, अमोनिया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में आपको डबल बॉन्ड मिलेगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, अमोनिया में नहीं मिलेगा, मीथेन में नहीं मिलेगा, पानी में नहीं मिलेगा। बोल रहा है नन इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर, पानी में कौन एक नन इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रोलाइट है, पोटाशियम क्लोराइड यानी KCl, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये सब इलेक्ट्रोलाइट है पानी में, लेकिन शुगर नहीं है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। विच वन इज़ नॉट प्रेजेंट इन ड्यूरेलामीन, तो याद रखिएगा ड्यूरेलामीन एक तरह का एलॉय है। एलॉय क्या मतलब, दो या दो से ज़्यादा मेटल के मिलने से जो चीज़ बनता है उसको हम लोग एलॉय कहते हैं।
अब उससे याद रखिएगा, वो हो सकता है एक मेटल हो और एक नॉन मेटल हो सकता है कि दोनों मेटल ही हो, तो मिलकर बनने वाले क्या होते हैं, ड्यूरेलेमीन होते हैं। तो ड्यूरेलेमीन जो है उसमें हम बता दें अल्मुनियम मौजूद होता है, कॉपर मौजूद होता है, तो देखिए ऑप्शन, और मैग्नीज मौजूद होता है, मैग्नीशियम, निकल नहीं मौजूद होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। टिक नहीं किए हैं लेकिन इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, निकल। और याद रखिएगा अल्मुनियम सबसे ज़्यादा होता है ड्यूरेलेमीन में। फंक्शनल ग्रुप ऑफ एसीटोन, एसीटोन का फंक्शनल ग्रुप दरअसल जो फंक्शनल ग्रुप उसमें मौजूद होता है वो कीटोन का होता है, तो कीटोन है ऑप्शन सी। वहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, ये एल्डिहाइड का है, सॉरी एल्डिहाइड नहीं, ये आपका हाँ एल्डिहाइड हो गया, और ये आपका अल्कोहल का हो गया। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर डी एसिड, ऑप्शन नंबर सी कीटोन। ये फंक्शनल ग्रुप वाला क्वेश्चन है, ये आपका फिजिकल साइंस का 8.6 वाले चैप्टर में फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड ये वाली चीज़ दी हुई है। इन विच लेयर ऑफ द एटमोसफेयर गेट्स हाईली पोल्यूटेड, बोल रहा है कौन सा लेयर जो है वो ज़्यादा पोल्यूटेड है, जो सबसे करीब है, यानी कि ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, इसलिए हम आपको स्टार्टिंग में बोल दिए थे सारे लेयर्स के बारे में आपको पढ़ लेना है। और हाँ एक चीज़ याद रखिएगा, कहाँ मिलेगा, चैप्टर 1 के पार्ट ए में। और हाँ वहाँ पर हमें क्वेश्चन बोलने भूल गए, वो जो बायोगैस से रिलेटेड आया था ना, वो आपको चैप्टर 1 का पार्ट बी में मिलेगा कि बायोगैस का मेन कंपोनेंट क्या है, वो चैप्टर 1 के पार्ट बी वाले पार्ट में मिलेगा। ठीक है दोनों न्यूमेरिकल। अच्छा याद रखिएगा कि जब आप एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर में जाइएगा, जो कंसर्न अबाउट आवर एनवायरनमेंट वाला चैप्टर है फिजिकल साइंस का, तो उसमें चारों एटमॉस्फेयर के लेयर को पढ़ने के बाद ओजोन लेयर बनता कैसे है, ओजोन लेयर किसकी वजह से डैमेज हो रहा है, और ग्रीन हाउस गैसेस क्या क्या है, कौन से ग्रीन हाउस गैसेस नहीं हैं, वो बुक में दिया रहेगा, देखिएगा। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेटेड क्या है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हो रहा है जो गैसेस की वजह से, उन गैसेस के नाम याद रखिएगा। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, वो सारे एग्जांपल देख लीजिएगा, चैप्टर 1 के पार्ट ए में मिलेगा फिजिकल के। ये चैप्टर 4 में मिलेगा आपको, जो क्वेश्चन नंबर 1.4 यहाँ पे दिख रहा है, ये अल्फ़ा बीटा और गामा का रिलेशन है। ठीक है, तो अल्फ़ा और बीटा और गामा का रिलेशन अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा बाई 2 इज इक्वल टू गामा बाई 3 है। याद रखिएगा ये रिलेशन को कभी कभी ऐसे भी दे सकता है, मिसाल के तौर पे ऐसे लिख कर दे दिया बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा। अब आप बोलिएगा जा ऐसा रिलेशन तो हम पढ़े नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके अल्फ़ा के नीचे 1 है तो 2 इंटू अल्फ़ा 2 अल्फ़ा और 1 इंटू बीटा बीटा, तो ऐसे करके भी क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर करके भी आपको चेक कर लेना है कि ऑप्शन कौन सा सही है अगर ये आता है। अब बोल रहा है एंगल ऑफ डेविएशन इन इक्विलेटरल। अच्छा देखो, अभी हम कुछ टाइम पहले बोले थे लाइट चैप्टर में जब आप जाइएगा तो प्रिज्म से रिलेटेड एक एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन का एक प्रूफ करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, एंगल ऑफ मिनिमम, तो दरअसल देखिएगा वो जो 1.5 का है वो प्रूफ करने के लिए, ऐसा एक प्रूफ करने के लिए आपका बुक में रहेगा, सॉरी यहाँ पे रहेगा ऐसे डेल्टा इज इक्वल टू, देखिएगा लिखा रहेगा। ठीक है, I1 प्लस I2, ठीक है, माइनस एंगल ऑफ ए। तो आपसे दरअसल पूछा एंगल ऑफ डेविएशन इन इक्विलेटरल, ये ए का वैल्यू आपसे पूछा है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है और 30 डिग्री एंड 40 डिग्री, सॉरी एंगल ए नहीं, आपसे ये डेल्टा का वैल्यू पूछा है, क्योंकि ये इक्विलेटरल प्रिज्म में तो एंगल ए का वैल्यू तो 60 डिग्री होगा। ठीक है, और I1 का वैल्यू आपको दे दिया है और यहाँ पर I2 का भी वैल्यू दे दिया है, तो 30 40 70, 70 में 60 गया 10, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है, देखिए हम चाहते तो पूरा आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं फिजिकल, लेकिन इतने कम टाइम में हम कितना कुछ एक्सप्लेन करें। क्वेश्चन दिखाना है आपको, साल भर आप ऑफकोर्स पढ़े होंगे, उसी से ही आप काम चलाइए। यहाँ पे बोला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपका 1 होता है। ठीक है, ये दरअसल एक फार्मूला से हम जो 1.7 है आपका, जो ये यहाँ पर 1 सेकंड रुक जाइए, ये दरअसल जो एक फार्मूला है 1.7 के लिए हम आपको बता दें कि H इज़ इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। ठीक है, तो इस फार्मूले के थ्रू जो है वहाँ पे बोल रहा है कि अगर I का वैल्यू को अगर हम लोग डबल कर दे तो हीट क्या होगा, हीट I को डबल करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो इसीलिए 4 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि एमीटर मेज़र, एमीटर क्या मेज़र करता है, तो एमीटर मेज़र करता है करंट को, एक सर्किट में कितना करंट है उसको मेज़र करता है। आपका फिजिकल साइंस का चैप्टर 6 में ही है ये। बोल रहा है 1.9 डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एलिमेंट। ठीक है, उसके लिए क्या होता है, वो खुद ब खुद होता है, कोई बाहर से कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिजिकल साइंस का चैप्टर 7 में है ये। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी वाला चैप्टर का
एटॉमिक न्यूक्लियस वाले चैप्टर का। बोला नंबर ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट कितने होते हैं, ये दरअसल टोटल नंबर 14 है, ठीक है। डबल बॉन्ड प्रेजेंट, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें से कौन इलेक्ट्रोलाइट है, तो अल्कोहल तो नहीं है, बेंजीन भी नहीं है, क्रोसिन भी नहीं है, हाँ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है। पूछ रहा है नेस्लर रिएजेंट जो है टर्न्स हो जा नेस्लर रिएजेंट टर्न्स ब्रॉन व्हेन अब्जॉर्ब, मतलब क्या एब्जॉर्ब करता है नेस्लर रिएजेंट्स, ठीक है, जो व्हेन एब्जॉर्ब अमोनिया, ठीक है। तो हम आपको पहले बता दें कि नेस्लर रिएजेंट क्या है, ये एक्वस सॉल्यूशन है पोटासियम आयोडाइड का, क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम आयोडाइड, और पोटासियम आयोडाइड का है और मर्क्यूरिक क्लोराइड का है और पोटासियम हाइड्रोक्साइड, इन सब के मिलने से आपका नेस्लर रिएजेंट बनता है, ठीक है। याद रखिएगा अमोनिया की वजह से, अमोनिया एब्जॉर्ब करने से ब्रॉन होता है। अल्मुनियम का ओर क्या है, ओर जिससे मिनरल्स को मतलब आपका जो मेटल है उसको निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अल्मुनियम को जिससे निकाला जाता है तो वही उसको ओर होता है, तो वो गिब्साइट है। बोला द गैस विच बर्न्स इन कार्बाइड लैम्प, कार्बाइड लैम्प में कौन सा गैस बर्न होता है, तो वो एसिटिलीन होता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड का याद रखिएगा, ये बंद होता कैसे, कैल्शियम कार्बाइड जब पानी के साथ, मतलब कार्बाइड जो है कैल्शियम कार्बाइड और पानी की वजह से होता है इसका रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, वो दरअसल आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आपको फिजिकल साइंस के 8.6 में मिलेगा, और ये और वाला क्वेश्चन फिजिकल साइंस के 8.5 में मिलेगा। जब आप 8.5 में जाइएगा तो अल्मुनियम से रिलेटेड जो ओर है, सिर्फ अल्मुनियम से रिलेटेड नहीं, वहाँ पर जो भी जिनका भी ओर का दिया हुआ होगा उनके ओर्स का नाम याद रखिएगा, ठीक है। और ये नेस्लर रिएजेंट आपको 8.5 में ही मिल जाएगा, 8.4। फिर से एक क्वेश्चन आ गया हम लोगों का, ठीक है। तो बोल रहे इसमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ऑप्शन ए बी डी ये लोग ग्रीन हाउस गैसेज हैं, लेकिन नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कहाँ मिलेगा, चैप्टर 1 के पार्ट ए में। विच वन इज़ ए कांस्टेंट इन पी वी इज इक्वल टू एनआरटी, सबको पता है आर इज़ द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो आर कांस्टेंट है, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, विच वन शोज़ एनोमलस एक्सपेंशन, पानी एनोमलस एक्सपेंशन दिखाता है, अलग टाइप का बिहेवियर, 4 डिग्री का पानी सबसे गाढ़ा होता है। 1.5 बोल रहा है कौन सा कलर जो है ज़्यादा डिफ्रेक्टेड होता है व्हेन रिफ्लेक्टेड थ्रू, जब वो प्रिज्म से रिफ्लेक्ट होता है तो सबसे ज़्यादा डिफ्रेक्ट कौन होता है, तो वायलेट कलर जो है सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। क्योंकि वायलेट का जो है स्पीड जो है मिनिमम होता है ग्लास प्रिज्म में, ठीक है, इसलिए वो सबसे कम सबसे ज़्यादा मोस्ट डिफ्रेक्ट कर जाता है। यहाँ पे बोल रहा है व्हेन, इसका स्पीड बहुत कम होता है, याद रखिएगा, किसका, वायलेट का, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करने के बाद डिफ्रैक्शन होता है उसका। फिर से वही क्वेश्चन है कि करंट को डबल कर दिया जाए और तो वही 4 टाइम्स हो जाता है। गामा रे का स्पीड क्या है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, फिजिकल साइंस का चैप्टर 7 में मिलेगा। सन लुक्स रेड, ठीक है, सन जो है वो रेड दिखता है ड्यूरिंग सेटिंग टाइम बिकॉज ऑफ, जो आप देखते होंगे कि जब सूरज डूबता है तो थोड़ा रेडिश ऑरेंज इस टाइप का ऐसा लिखता है, इसलिए, ठीक है। तो जो इसके असल में स्कैटरिंग ऑफ लाइट जब होता है उसमें दरअसल डिफ्लेक्शन होता है, याद रखिएगा। एक स्कैटरिंग ऑफ लाइट में लाइट का डिफ्लेक्शन होता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। जब सनरे जो है आता है, ठीक है, तो वो डेविएट हो जाता है अपने स्ट्रेट, जो उसका जो स्ट्रेट पाथ होता है उससे वो डेविएट हो जाता है, जैसे ही बहुत सारा पार्टिकल से हिट करता है, जो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, उससे जैसे ही वो हिट करता है सनरे, वो अपना मतलब स्ट्रेट पाथ जो है उससे वो भटक जाता है, डेविएट कर जाता है, मुड़ जाता है, रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए। 2 वायर है, न्यूमेरिकल से रिलेटेड है, ठीक है। विच हेलोजन एलिमेंट हैज़ द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो आयोडीन का सबसे कम होता है। आप सीक्वेंस में जाके याद रखिएगा कि फिजिकल साइंस का 8.1 वाला चैप्टर में है ये, और जब आप 8.1 वाले चैप्टर में जाइएगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर, ये सारा दिया हुआ है, और वहाँ पे लिखा हुआ है कि पीरियड के हिसाब से किसका घटता है किसका बढ़ता है, ठीक है, ग्रुप के हिसाब से किसका घटता है किसका बढ़ता है, ये देखिएगा। आयोनिक कंपाउंड कौन है, तो कॉमन सॉल्ट है। विच टाइप ऑफ रिएक्शन ऑकर है, कैथोड पे रिडक्शन होता है और एनोड पे आपका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। रिडक्शन का मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलता है, और ऑक्सीडेशन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन खो जाता है। यहाँ पे बोल रहा है नेचुरल रिएजेंट, फिर वही वाला क्वेश्चन है, ठीक है, अमोनिया की वजह से।
यहाँ पे लिखा हुआ है गैल्वेनाइजेशन में क्या यूज़ किया जाता है, तो जिंक का यूज़ किया जाता है। गैल्वेनाइजेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप क्या करते हैं, कुछ अप्लाई करते हैं, एक मतलब जिंक का एक लेयर चढ़ा देते हैं स्टील में या आयरन में, उसको जंग लगने से बचाने के लिए। मतलब जब भी जिंक का एक कोट, एक लेयर चढ़ा दिया जाता है स्टील की चीज़ों में या आयरन की चीज़ों में, उनको जंग से बचने के, जंग से उसको जंग वगैरह से बचाने के लिए, ठीक है, वही गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस होता है। बोला मेन कंपोनेंट क्या है एलपीजी का, तो हम आपको बता दें ब्यूटेन एलपीजी का मेन कंपोनेंट होता है। ये आपको फिजिकल का 8.6 में वो एलपीजी वाला पार्ट मिल जाएगा। तो जब एलपीजी पढ़िएगा फिजिकल साइंस के 8.6 में, तो एलपीजी के साथ उसका क्या यूजेस है वो भी पढ़ लीजिएगा। इसी के साथ वहाँ पर देखिएगा सीएनजी यानी कि कंप्रेस नेचुरल गैस भी दिया हुआ है, उसके बारे में भी, उसका भी यूजेस वगैरह पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन आ रहा है कि 1.1 यहाँ पे दिया हुआ ये है कि विच अमॉन्ग द फन डज नॉट डिप्लेट, कौन ओजोन लेयर को डिप्लेट नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें तो डिप्लेट करते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड डिप्लेट नहीं करते ओजोन लेयर को, ठीक है। चलिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है विच टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 290, तो भाई 273 सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा केल्विन में, तो आपको डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है मॉलिकुलर वेट ऑफ ए गैस भी इतना, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू, हम आपको सिखाए थे कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, एम इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी का वैल्यू निकालना है तो 2 से डिवाइड कर दो मॉलिकुलर वेट को, ठीक है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन ए है। करेक्ट रिलेशन क्या है, ये चैप्टर 4 में आपको मिलेगा। वहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, जो कोएफिशिएंट ऑफ रियल और कोएफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड जब आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा जो रियल वाला एक्सपेंशन होता है, ठीक है, जो रियल में होता है और जो एपरेंट होता है, तो याद रखिएगा जो एपरेंट होता है और जो रियल होता है, तो रियल वाला जो है उसमें वॉल्यूम ज़्यादा एक्सपैंड होता है, ठीक है। इसमें अभी हम इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने चल जाएंगे तो बहुत टाइम चल जाएगा। तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये आपको हम बता दें कि बाई के ऊपर जब बड़ा वैल्यू हो, बाई के नीचे जब छोटा वैल्यू हो, तो उसका वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में आपको कोएफिशिएंट ऑफ जो एपरेंट एक्सपेंशन है वो ऊपर लिखा हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन नीचे। एपरेंट एक्सपेंशन का वॉल्यूम कम होता है, रियल एक्सपेंशन का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो इसीलिए ऊपर छोटा वैल्यू नीचे बड़ा वैल्यू, इसीलिए लेस देन 1। थर्मल कंडक्टिविटी वाले चैप्टर में जाइएगा तो लिक्विड का जो कोएफिशिएंट ऑफ लिक्विड का जो आपका एक्सपेंशन है वो पढ़ लीजिएगा। साथ में सॉलिड का जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, वो सारी चीज़ें एक बार आप जाकर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से गैस के एक्सपेंशन है वो वाले अपने बुक में जाइए और वहाँ पे जाके पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए जब भी हम चैप्टर नाम ले रहे हैं तो उसको पहले जाके पढ़ना है, फिर नए क्वेश्चन में आना है। बोल रहे हैं कौन से मिरर जो है वो हाईएस्ट एबर्शन होता है, कि हाईएस्ट एबर्शन, ये देखो एग्जैक्ट आंसर मुझे इसका तो समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए हम इसको छोड़ दिए। 2 टर्मिनल कलर्स वाइट लाइट, आपको पता है कि वाइट लाइट प्रिज्म से गुजरता है तो 7 कलर में डिवाइड हो जा रहा है। तो बोला टर्मिनल मतलब एंड में क्या क्या होता है, देखना विवग्योर के सीक्वेंस में होता है VIBGYOR, तो सबसे नीचे देखना V होता है, सबसे ऊपर देखना R, तो टर्मिनल में कौन हो गया, वायलेट और रेड। रेजिस्टिविटी का ये SI यूनिट क्या है, तो रेजिस्टिविटी का SI यूनिट ओम मीटर होता है। तो जाइए करंट इलेक्ट्रिसिटी, इससे पहले भी वो कंडक्टिविटी वाला का यूनिट आया था तो हम आपको वहाँ पे भी बताए थे। पावर का यूनिट वॉट है, यह भी आपका वो चैप्टर 6 में मिलेगा। किस रे का सबसे ज़्यादा पेनिट्रिंग पावर है, पिछले डिस्कस कर चुके हैं। किसका हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वही 8.1 में जाइएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले भी हम बोल चुके हैं। बोल रहा है कि 2 नाइट्रोजन एटम्स इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, बोल रहा है कि 2 नाइट्रोजन के एटम हैं, ठीक है, और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, तो उसमें कितने बॉन्ड होते हैं, तो दरअसल उसमें 3 बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन में दरअसल 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। 8.2 में जाइएगा, हम स्टार्टिंग में भी डिस्कस कर चुके हैं। 8.2 में जाइएगा, केमिकल बॉन्डिंग में जाइएगा, तो वहाँ पर कौन कौन एलिमेंट कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, कौन कौन आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं, वो सारा आप लोग एक बार कैसे कैसे ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहे हो, कैसे कैसे ऑक्टेट बन रहे हैं उनका, वो देख लीजिएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड होता है, ये सब ठीक ठाक है, अच्छे वाले। लिक्विड अमोनिया में 35% आपका अमोनियम आप पाया जाता है। लिक्विड अमोनिया आपको वो आपके 8.4 वाले चैप्टर में मिल जाएगा जब आप अमोनिया का प्रिपरेशन वगैरह पढ़ रहे होंगे। उसके बाद मेन कंपोनेंट आपको पहले बता दिए थे ड्यूरेलिन के बारे में, ये भी आपको 8.5 में मिलेगा।
कौन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं है, पहले भी इससे रिलेटेड हम डिस्कस कर चुके हैं। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड डिटेल में पढ़ना है फिजिकल का 8.6 वाले चैप्टर में, 2-3 पेज के बाद ही मिल जाएगा। बोल रहा है ग्लोबल हाईएस्ट इम्पैक्ट कॉजेज ऑन ग्लोबल वार्मिंग, सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग किस गैस की वजह से होगा, ज़्यादा इम्पैक्ट कौन देता है, तो इसका आंसर दरअसल आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसका आंसर। अच्छा, बोल रहा है ये न्यूमेरिकल रिलेटेड आ चुका है। तो अच्छा, बोल रहा है इनमें से थर्मल कंडक्टिविटी से सबसे ज़्यादा किसका है, तो हम आपको एक सिंपल सी एक बात बता दें, यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा डायमंड की होती है। ठीक है, और यहाँ पर अगर पूछा जाए, यहाँ पे मेटल नॉन मेटल नहीं लिखा, अगर नॉन मेटल बोलता है तो, अगर मेटल बोलता है तो सिल्वर, और अगर यूँ बोला तो हम बोलेंगे सिल्वर नहीं, यहाँ पे आप डायमंड टिक कर लीजिए। ठीक है, तो डायमंड का सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी का वैल्यू होता है। अच्छा, इमेज फॉर्म में प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है, इसके अलावा जो भी बातें लिखी है वो ऐसा नहीं होता है प्लेन मिरर में। प्लेन मिरर यार जो आपका घर में यूज़ होता है। विच कलर हैज़ द हाईएस्ट वेवलेंथ, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेड का होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये वेवलेंथ का मसला ही जब जैसे आप प्रिज्म पढ़ दिएगा, प्रिज्म में जाइएगा और जब डिस्पर्शन ऑफ लाइट पढ़िएगा तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ ज़्यादा किसका है, सबसे कम किसका है, किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, किसका फ्रीक्वेंसी कम है, ये सब देख लीजिएगा। ओम्स लॉ को कौन नहीं फॉलो करता है, सिलिकॉन नहीं करता है। विथ इंक्रीज रेजिस्टिविटी, अच्छा विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी ऑफ गुड कंडक्टर क्या होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ा दे तो किसी अच्छे कंडक्टर का रेजिस्टिविटी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसलिए ऑप्शन ये है, ये आपको फिजिकल साइंस के चैप्टर 6 में मिलेगा। बोल रहा है कि एक अल्फ़ा पार्टिकल अगर निकल जाए यूरेनियम 238-92 से तो उसका एटम कैसा बनेगा। आपको पहले बताए थे 4 मास नंबर घटता है, तो देखो 238 से 234 हो गया, 92 से 2 घट के 90 हो गया। इस तरह से आपको बीटा अल्फ़ा गामा तीनों के बारे में देख लेना है, अल्फ़ा गाट बीटा गामा रे तीनों का प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेना है, और आपको न्यूक्लियर फ्यूज़न न्यूक्लियर फिजन वो उनके डेफिनेशंस, उनके रिएक्शंस, उनके यूजेस वो सारे आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी के एप्लीकेशंस भी पढ़ लेने हैं, और एक मास डिफेक्ट और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी भी इसी चैप्टर में दिखता है, तो मास डिफेक्ट का डेफिनेशन, उनका बाइंडिंग एनर्जी का डेफिनेशन। ठीक है, कुछ छोटा सा फार्मूला लिखा होगा, उसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी किसका सबसे ज़्यादा, तो हम पहले बता दिए थे आपको, पीरियड होता है, ग्रुप होता है, तो पीरियड के हिसाब से लिखा हुआ होता है कि पीरियड में अगर हम लोग लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो घटेगा कि बढ़ेगा किसी का आयोनाइजेशन एनर्जी। या अगर मान लो ग्रुप की बात की जाए तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो जो एलिमेंट ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे होंगे तो उनका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है घट रहा होगा या बढ़ रहा होगा, वो सारा आपको एंड में दिया होगा फिजिकल साइंस के 8.1 वाले चैप्टर पीरियडिक टेबल में। उसी के हिसाब से ये करेक्ट आंसर हम निकाले, ऑप्शन नंबर बी। एक पूछ रहा है कि कौन ऐसा एलिमेंट है इसमें से कंपाउंड है जिसमें जो आयनिक और कोवेलेंट दोनों बनता है, तो वो पोटाशियम साइनाइड में बनता है। ठीक है, वो बना के यहाँ पे साइड में दिखा भी दिए। बोल रहा है किस में इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है, तो जैसा वोल्टामीटर में इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। और हाँ, उसी 1.6 में यहाँ पे जो एक क्वेश्चन था वेवलेंथ से रिलेटेड, तो हम आपको पहले एक बात बता दें कि यहाँ पर याद रखिएगा वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम। ठीक है, वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है, उससे ज़्यादा आपका इंडिगो का होता है, उससे ज़्यादा ब्लू का होता है, उससे ज़्यादा ग्रीन का, ग्रीन से ज़्यादा येलो का, येलो से ज़्यादा ऑरेंज का, ऑरेंज से ज़्यादा रेड का, यानी रेड का सबसे ज़्यादा होता है फ्रीक्वेंसी। तो वायलेट का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, यानी जिसका वेवलेंथ कम उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, इस तरह से आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, और हाँ एक और बात बता दें, यहाँ पर जो हम कहाँ गया ये आयनाइजेशन एनर्जी है, ये पीरियड में जब आप बाएं से दाएं की तरफ जाइएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी एलिमेंट्स के बढ़ते हैं, और ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आइएगा तो वो क्या होता है, घटने लगता है आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, 1 पॉइंट कितना में थे, 1.12 तो हो गया, वो वोल्टामीटर में होता है। 1.13 में क्या होता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ मोलिब्डेनम इन हैबर्स प्रोसेस, वो दरअसल प्रमोट करता है प्रोसेस को। ठीक है, 1.14 में दिया हुआ है कि विच मेटल एक्सपेक्टिंग आयरन कैन बी एक्सट्रैक्टेड इन थर्मल प्रोसेस, थर्मल प्रोसेस में आयरन मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके अलावा सीआर को, सीआर मतलब क्रोमियम। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट इंफ्रारेड रेज। ठीक है, तो आपका शॉर्ट वेवलेंथ है ये वाला। ठीक है, शॉर्ट वेवलेंथ है, तो कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट इंफ्रारेड की वजह से होता है, और इसको आप जाइएगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको चैप्टर 1 के पार्ट ए में मिलेगा। तो आइडियल गैस
आपका यहाँ पर बोल रहा है कि जब आप आइडियल गैस का प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर में जाके जब ग्राफ देखिएगा, या वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ देखिएगा, या वॉल्यूम और 1/p का ग्राफ देखिएगा, तो आपको सीधा लाइन नहीं बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो जो सीधा लाइन बनता हुआ दिखा है, और बोल रहा है कि जिसमें सीधा लाइन नहीं बन रहा है तो वो v वर्सेस p का ग्राफ है, ठीक है। बोल रहा है मॉलिकुलर वेट ऑफ मीथेन इतना, वेपर टेंस है वही m=2d का फॉर्मूला से आपको 8 मिल जाएगा। बोल रहा है कि थर्मल कंडक्शन फॉर आइडियल कंडक्टर, याद रखिएगा इस थर्मल फिनोमेना चैप्टर फिजिकल चैप्टर 4 का है। आइडियल कंडक्टर मतलब परफेक्ट कंडक्टर, पूरी तरीके से कंडक्टर, ठीक है। तो उसमें कंडक्टिविटी जो है वो इन्फिनिटी होती है, उसमें उसको रोकने वाला कोई मौजूद नहीं होता है, उसमें रेजिस्टिविटी कुछ नहीं होती है, तो इसलिए उसका जो आइडियल कंडक्टर का जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो इन्फिनिटी होता है। प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर याद रखना इन्फिनिटी होता है। फिर से वही वाइट लाइट का जो 2 टर्मिनल कलर रेड वायलेट, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, पहले भी इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है आपका इलेक्ट्रिक मोटर में, इस रूल को फॉलो किया जाता है। अल्फा रे क्या है आपका, अल्फा रे दरअसल हीलियम न्यूक्लियस जैसा है, उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, बस 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो इसीलिए हीलियम के न्यूक्लियस के जैसा अल्फा रे है। कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, तो कैल्शियम इसमें से ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। बाकी जो आयरन है, कोबाल्ट और ये जो क्रोमियम है, ये लोग ट्रांजिशन एलिमेंट हैं। 8.1 में जाइएगा, वहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांजिशन एलिमेंट और उनके बारे में, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में। कौन सा कोवैलेंट है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये CCl4 है। इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस के पार्ट में, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइसिस आपका 8.4 में मिलेगा। ओलियम का फॉर्मूला क्या है, H2SO7, H2SO7, ये फिजिकल साइंस का 8.4 में। कॉन्टैक्ट प्रोसेस जब आप पढ़िएगा ना, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस जहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड को मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो उसके एक स्टेप में ही आपको ओलियम का ये चीज़ दिख जाएगा, ये H2SO7, ठीक है। दरअसल आगे बढ़ते देखिए, फिर से वही क्वेश्चन है, मेन कंपाउंड डेरिलमीन पहले डिस्कस हो जाए। सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पर मीथेन है। सिंपलेस्ट क्या बोलने मतलब, देखिए इसमें एक कार्बन है, बाकी में कार्बन बढ़ गया है, ठीक है। बोला विच वन हार्म्स मोस्टली ओजोन लेयर, ओजोन लेयर को सबसे ज़्यादा CFC डैमेज करेगा, मतलब CFC लिखना था, CPC लिख दिया। तो द V वर्सेस T का एट कांस्टेंट प्रेशर में जो ग्राफ ड्रॉ होता है वो कौन सा ग्राफ है, तो इसमें हम आपको बता दें, मुझे कोई ऐसा ग्राफ लगा ही नहीं जो इसको फॉलो कर रहा था, इसलिए हम साइड में ग्राफ बना दिए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग कोई लग नहीं रहा था, तो साइड में हम बना दिए। बोल रहा है फिर से कि एपरेंट एक्सपेंशन कोएफिशिएंट और रियल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट में सबसे ज़्यादा कौन, तो हम आपको पहले बता दें एपरेंट कम होता है, रियल ज़्यादा होता है, तो इसलिए ऑप्शन C करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन आज, हाँ ऐसा क्वेश्चन नहीं, लाइट चैप्टर में जब आप लाइट चैप्टर में जब आप लेंस पढ़ेंगे, तो लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर होता है, वहाँ से जब रे ऑफ लाइट पास होता है ना, तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं, कोई डेविएशन नहीं होता है, इसलिए एंगल ऑफ डेविएशन 0 डिग्री है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मैक्सिमम फॉर द कलर, वायलेट कलर का, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन से बना होता है, बहुत फेमस है, ठीक है। बल्ब के अंदर देखना एक पतला सा वायर होता है, फिलामेंट, ठीक है। इसी से ही आपका देखना लाइट जो है वो निकलता है, जो बल्ब के अंदर देखना एक पतला सा तार होता है, उसी से लाइट निकलता है, वही आपका फिलामेंट, ठीक है। वही जो है टंगस्टन से, टंगस्टन एक एलिमेंट है, पीरियडिक टेबल में आप जाइएगा तो 74 नंबर इसका एटॉमिक नंबर है। 1.8 इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट यहाँ पे किलोवाट आवर है। बोला विच रे डिफ्लेक्ट्स मोर व्हेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड, तो बीटा रे। बीटा रे का दरअसल ये चार्ज टू मास रेशियो जो है ना ज़्यादा होता है, चार्ज टू मास रेशियो, जिसका चार्ज टू मास रेशियो ज़्यादा होता है उसका डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होता है मैग्नेटिक फील्ड में। अल्कली मेटल बिलोंग्स टू विच, तो 1A के ग्रुप में होता है। ये जो पीरियडिक जो मेंडेलीव का जो पीरियडिक टेबल था उसमें आपको मिल जाएगा 1A ग्रुप में। कौन आयोनिक कंपाउंड नहीं है, या ABC आयोनिक कंपाउंड है, अमोनिया नहीं है। कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फॉर्मिक एसिड SCOH है। आपको क्या करना है, चैप्टर 8.3 में जाना है, इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोलाइसिस है वो सारा पढ़ लेना है, पानी का है, कॉपर सल्फेट का है, वो सारा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ध्यान से पढ़ लीजिएगा, एक्सट्रैक्शन वगैरह भी पढ़ लीजिएगा, प्यूरिफिकेशन वगैरह भी 8.4 में एक बार पढ़ लीजिएगा। और जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस वाले चैप्टर में जाइएगा ना,
तो वहाँ पर देखिएगा एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग को भी एक बार पढ़ लीजिएगा, क्या रीज़न है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, ठीक है। सिल्वर का प्लेटिंग वगैरह भी होता है, उसको भी एक बार उसका रिएक्शन देख लीजिएगा। गोल्ड का भी प्लेटिंग होता है, एक बार उसको भी देख लीजिएगा। फिर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का भी एक पार्ट आएगा, तो कॉपर का जो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग आता है उसका रिएक्शन हल्का सा देख लीजिएगा, और देख लीजिएगा कि एनोड में क्या हो रहा है, कैथोड में क्या हो रहा है, ठीक है। वो सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। इसी तरीके से सिल्वर के प्लेटिंग का भी कैथोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। वो दरअसल एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में आता है। और उसमें एक और चीज़ दिया होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, तो वो भी चीज़ें एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। बोल रहा है कि थर्मट मिक्सचर इज़, थर्मट मिक्सचर वो आपको 8.4 में मिलेगा, ठीक है। और Fe2O3 इधर इसका नाम दरअसल हेमाटाइट भी इसका नाम है, Fe2O3 इसका नाम हेमाटाइट भी है, और इसको फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। और अल्मोनियम का डस्ट, इसके मिक्सचर को ही थर्मट मिक्सचर बोलते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पहले ही बता दिए, 8.6 में मिलेगा। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड का फॉर्मूला CnH2n+2, उसको फॉलो किया है ये। n का वैल्यू जब आप 1 बैठाइएगा तो C2H6 हो जाएगा। विच वन इज़ ड्राइज टू अमोनिया, किसको अमोनिया को सुखाने के लिए यूज़ किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड का। कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है, तो कॉर्डन गैस, ये फॉसिल फ्यूल नहीं है। बाकी इसके अलावा जो ऑप्शन है फॉसिल फ्यूल है। 0 डिग्री, वही 273 ऐड कर दीजिए डिग्री सेल्सियस में तो केल्विन में आ जाएगा। सबसे कम कोएफिशिएंट एक्सपेंशन किसका होता है, आयरन का होता है इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। डेंटिस्ट जो है कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, तो कनकेव मिरर। आपको पहले बोल दिए थे सारे मिरर का एप्लीकेशन देख लीजिएगा, किसको कौन से मिरर को कहाँ यूज़ किया जाता है। जब परपेंडिकुलर लाइट जब जो है परपेंडिकुलर आए, मतलब सीधा 90 डिग्री बनाते हुए इंसिडेंट करे, तो कोई तरह का रिफ्लेक्शन नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। फैराडे लॉस क्या एक्सप्लेन करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और यहाँ पर जो ये 1.6 में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर परपेंडिकुलर इंसिडेंस दे रहा है, तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन का लॉस भी याद कर लीजिएगा। आपका जो लाइट का जो रिफ्लेक्शन है उसका डेफिनेशन भी याद कर लीजिएगा। कौन अल्कली मेटल नहीं है, तो आपका अल्कली मेटल दरअसल अल्मोनियम, ठीक है, ये आपका अल्कली मेटल नहीं है। ये सीजियम, रुबिडियम, पोटाशियम, ये सब अल्कली मेटल है, ठीक है। ये बोल रहा है ये अल्फ़ा, दरअसल अल्फ़ा पार्टिकल के डिसइंटीग्रेट होने से ये रेडियम जो है आपका रेडोन में चेंज हो जाता है। विच वन, आप देख लिए इस तरह से, आपको पहले भी बताया अल्फ़ा बीटा पार्टिकल का, वो आपको देख लेना है। विच वन हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्शन किसका ज़्यादा होता है, तो KCl सॉल्यूशन का। 8.3 यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस वाले चैप्टर का। गैस प्रोड्यूस एट एनोड व्हेन वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर आप जब पढ़ेंगे तो एनोड पे ऑक्सीजन गैस का एनोड जो है, मतलब ऑक्सीजन गैस जो है वो एनोड पे आपका प्रोड्यूस हो रहा होता है। द रिएजेंट, कौन सा रिएजेंट है जो विच टर्न्स ब्रॉन प्रेसिपिटेट ऑन एडिशन टू फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो आपका दिया हुआ है, ठीक है, फेरिक क्लोराइड में ये भी आपका दरअसल 8.4 का पार्ट है। फेरिक क्लोराइड का हम रिएक्शन लिख दिए कि फेरिक क्लोराइड में देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिलने से आपका ये बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है फेरिक, ये रिएक्शन लिख दिए, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। 8.4 में ये आपको मिल जाएगा। विच मेटल इज़ यूज इन ब्रोंज एंड बेल मेटल, कॉपर यूज़ किया जाता है। द गैजेट्स विच कन्वर्ट्स AC टू DC, रेक्टिफायर AC से DC में, AC को DC में कन्वर्ट करता है, AC को DC में। डिफरेंस इन मॉलिकुलर फॉर्मूला बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कंपाउंड ऑफ होमोलोगस सीरीज़, होमोलोगस सीरीज़ भी आपको फिजिकल साइंस के 8.6 में मिलेगा। तो हर एक कंपाउंड का, हर एक कंपाउंड जो अपनी एक सीरीज़ में, चाहे वो अल्केन हो, अल्कीन हो या अल्काइन हो, अपने सीरीज़ में जब भी वो लोग आते हैं तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आता है सबका आपस में, देख लीजिएगा उसको। कौन जो है ओजोन लेयर यहाँ पे बोल रहा है। और हाँ, वहाँ पे रेक्टिफायर जो हम आपको यहाँ पे बताए थे, रेक्टिफायर जो है AC को DC में, रेक्टिफायर एक तरह का डिवाइस है, ठीक है। अब बोल रहा है कि कौन जो है ओजोन लेयर को डिप्लेट नहीं करता है, तो ओजोन लेयर को ये कार्बन डाइऑक्साइड उतना डिप्लेट नहीं करता है, लेकिन बाकी करते हैं ऑप्शंस के। एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है चार्ल्स लॉ से मिला है, ठीक है। वह न्यूमेरिकल पार्ट है, वो हम दरअसल बना दिए, हम टिक करके रखे हैं, लेकिन हम उसको दिखा नहीं रहे। इफ़ द एरिया एक्सपेंशन ऑफ ए सॉलिड बी x डिग्री सेल्सियस देन इट्स वॉल्यूम एक्सपेंशन। देखिए सॉलिड का 1 पर डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है एरिया, यानी कि यहाँ बीटा का वैल्यू दिया हुआ है x। कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन किसको बोला जाता है, बीटा को बोला जाता है। तो बीटा का वैल्यू है x है, तो वॉल्यूम क्या होगा, तो बीटा बाई 2 इज इक्वल टू गामा बाई 3 होता है। देखो यहाँ पे हम बनाए बीटा बाई 2 इज इक्वल टू गामा बाई 3 होता है। तो बीटा की जगह x लिख दो, ठीक है, बीटा की जगह x लिख दो, तो x बाई 2 इज इक्वल टू गामा बाई 3। तो यहाँ से गामा का वैल्यू निकल जाएगा 3x बाई 2,
3 के ऊपर भेज कर, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेजुअली इंक्रीजेज व्हाट चेंज विल बी इन इट्स एंगल ऑफ डेविएशन। देखो शुरू में घटता है फिर बाद में बढ़ने लगता है, ये याद रखना। इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेजुअली इंक्रीजेज, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है अगर उसको लगातार वो बढ़ना शुरू हो जाए तो एंगल ऑफ डेविएशन में क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन शुरू में घटेगा फिर बाद में बढ़ेगा। कार के हेडलाइट में क्या यूज़ किया जाता है, कनकेव मिरर को यूज़ किया जाता है। तो दरअसल ये जो 1.7 का क्वेश्चन है ये इस फॉर्मूले से बनेगा, P = V²/R, जिसका वैल्यू दिया हुआ है उसके वैल्यू को बढ़ाएंगे आप निकल जाएगा। या 1.8 का जो दिया हुआ है कि अगर करंट जो है 3 रेजिस्टेंस 3 ओम 5 ओम 9 ओम की एक सीरीज़ में है, ठीक है। तो हम आपको एक सिंपल सी बात बता दें, इफ़ करंट फ्लो थ्रू 3 रेजिस्टेंस 3 ओम 5 ओम 9 ओम इन अ सीरीज़ बी I1 I2 देन द रिलेशन, अच्छा सीरीज़ में है, ठीक है, तो करंट का वैल्यू इक्वल होगा यहाँ पे I1 = I2 = I3। हेवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर, वेक्टर नहीं होगा रिएक्टर होगा। न्यूक्लियर रिएक्टर में हेवी वाटर का काम क्या है, दरअसल इस न्यूट्रॉन की स्पीड को रोकना। विथ विच ग्रुप H2 शोज सिमिलैरिटी, तो याद रखिएगा आपका इसका विथ विच ग्रुप, तो पहला ग्रुप और 17वां ग्रुप इन दोनों से इसका जो सिमिलैरिटी है वो मिलता है। मतलब हाइड्रोजन गैस का एक शुरू से कंट्रोवर्शियल है, फिजिकल साइंस के 8.1 वाले में जब आप चाहिएगा पीरियडिक टेबल में, तो हाइड्रोजन पहले ग्रुप में भी आ सकता है और 17 ग्रुप में भी आ सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन का जो सिमिलैरिटी है वो कहाँ कहाँ दिखता है, तो पहले में भी 17वें में भी। क्रिस्टल ऑफ आयनिक कंपाउंड ऑफ फॉर्म बाई अपोजिटली चार्ज्ड आयन से होता है, बनता है दरअसल। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, जिसमें सिर्फ आयन मौजूद होता है। Which one is a mixture of which one is mixed with ammonium chloride to get nitrogen in laboratory, ठीक है। तो NaNO2 के हेल्प से आपको ये वाला मिल जाता है, ठीक है। ये दरअसल फिजिकल साइंस के 8.4 में जब आप जाइएगा ना तो हम आपको बताए थे कि नाइट्रोजन गैस, अमोनिया गैस, यूरिया, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सारे जो गैसेज हैं इनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है लैब में और इनके क्या क्या केमिकल रिएक्शंस है, इन सारे को कर लीजिएगा। थर्मल मिक्सचर में जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो अल्मोनियम होता है, ठीक है। इन विच कंपाउंड देयर इज C डबल बॉन्ड C, तो ये C2H4 में देखने को मिलता है। डबल बॉन्ड C के बीच में दिखता है और एक C के साथ 2 हाइड्रोजन होता है और एक C के साथ 2 हाइड्रोजन होता है, ठीक है। बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ में देखना, बॉयल्स लॉ में दोनों लॉज को याद कर लेना, चैप्टर 2 में जब आप जाएंगे फिजिकल साइंस के तो दोनों लॉज को याद कर लीजिएगा। और याद रखिएगा कि चार्ल्स लॉ में आपका प्रेशर कांस्टेंट है, बॉयल्स लॉ में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन दोनों में जो सेम कांस्टेंट है वो मास होता है। फिर से वही क्वेश्चन है यहाँ पे, कंडक्शन इज सीन, अच्छा ये सॉलिड में देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी 3 तरह का होता है ना हीट ट्रांसफ़र, ये आपका चैप्टर 4 में मिलेगा, थर्मल फिनोमेना में। डिफ्रैक्शन लेस होता है येलो कलर में। मिरर यूज्ड इन रियर व्यू मिरर ऑफ कार, कन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है, ठीक है। व्यू जो रियर व्यू मिरर होता है, या ईयर नहीं होगा या रियर होगा, आप वही जाइएगा, लाइट चैप्टर में आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट कोलम होता है। फ्यूज़ वायर में क्या होता है, टीन और लीड होता है। बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हाई होता है और मेल्टिंग जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो भी कम होता है। आइंस्टाइन के इक्वेशन फेमस है, E = mc²। आप जब एटॉमिक न्यूक्लियस में जाइएगा तो मास डिफेक्ट और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी आपको देखने को मिलेगा। लॉन्ग पीरियडिक टेबल में ग्रुप्स कितने हैं, 18 है। विच हैज़ नो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो ब्रोमीन का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं है। बाकी जो जेनॉन वगैरह जो है, ये बाकी 3 ऑप्शन ये तो नॉबल गैसेस के लास्ट में रहते हैं। पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस जब आप करते हैं तो कैथोड में क्या बनता है, हाइड्रोजन बनता है, ठीक है। व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड इज पास थ्रू अल्कलाइन सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन, ये जो इतना खतरनाक नाम दिया उसी का हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया नीचे में, ठीक है। बोला केमिकल फार्मूला, बॉक्साइट का केमिकल फार्मूला जो था वो हम लगा दिए। ये आपका फिजिकल साइंस का 8.5 में मिलेगा बॉक्साइट का केमिकल फार्मूला। उसके अलावा वहाँ पर जितने भी ओर्स वगैरह दिए होंगे ना, जिस एलिमेंट जिस मेटल का जो ओर्स दिया होगा वो आप ज़रूर से ज़रूर 8.5 में याद कर लीजिएगा। सोलर सेल दरअसल सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना हुआ होता है, ठीक है। और देखिए मोस्ट ऑफ द अब जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ वैसे ही है, हम यहाँ पे अब आपको दिखा देते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, जिस तरह से हम आप लोगों को बोलते गए हैं पढ़ने के लिए, आप लोग उस तरह से उस चैप्टर में जाइएगा और आप फटाफट उन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। अभी हम क्या करते हैं, आपको एक चीज़ बताते हैं।
कि अभी क्या करेंगे, इसको तो आप फटाफट पहले करिए। अब क्या करेंगे, हम हर चैप्टर से क्या क्या टॉपिक ज़रूर से ज़रूर देख लेना है उसको लेकर अभी हम एक पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे, दिखा देंगे। तो वो पीडीएफ से यानी हर चैप्टर से ये चीज़ आप किए हैं कि नहीं वो एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको करिए। कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो एक बार कमेंट करिएगा, और जो चीज़ हम जैसे जैसे बताएं उसको अच्छे से करिएगा, और वो चैप्टर्स ज़रूर से ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। चलिए, थैंक यू। ठीक है, डाउट होने से आप एक बार पूछ लेना मुझसे। चलो बाय।